हमारा गुप्ता का काल था। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द एज ऑफ द गुप्तास। जो गुप्त का काल था, गुप्त काल में खास जो एक तो बड़ा फेमस सवाल आपके सिविल सर्विसेज में आता है हमेशा कि गुप्ता का काल एक क्लासिकल एज है। इसको दिमाग रखेंगे, बेहतर लोग आंसर कर पाएंगे। इसको आप क्रिटिकली एनालाइज करो। ये जीएस में और ऑप्शन में दोनों आता है। अगर इस पार्ट को हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, दो पार्ट है। एक पार्ट क्या है, जो गुप्त काल के समय में विकास होता है, आर्ट का, कल्चर का, विक्ट्री का, यह एक पार्ट है। सेकेंड पार्ट, आम आदमी की दशा कैसी थी। अगर हम गुप्त काल के इस इशू को देखें तो आम आदमी की दशा कैसी थी, तो आप जब गुप्त काल के क्लासिक एज को आप एक्सप्लेन करेंगे तो उस क्लासिक एज को एक्सप्लेन करते समय आप एक पार्ट तो ये करेंगे आर्ट, कल्चर और उनकी विक्ट्रीज का, दूसरा आम आदमी की दशा किस तरह की थी। तो शायद एक बेहतर आंसर आपका आ पाएगा अगर आप यह करने की कोशिश करेंगे। तो अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जो गुप्त काल था, जो फॉरेन पीपुल थे, यवंस, रोमन्स, कुषाण, शक, अगर आप देखें तो गुप्त काल के पहले भारत में फॉरेनर्स की एंट्री होती है, जो हमने कल के क्लास में समझने की कोशिश की थी। तो जो फॉरेनर्स की एंट्री होती है, उस फॉरेनर्स के एंट्री में जो हमारे पास यवन है, रोमन है, कुषाण है, शक्स आते हैं, वह इंडिया में कब आते हैं, आफ्टर द मौर्य पीरियड। तो एक सवाल फिल्म्स का हो गया। मौर्य पीरियड के बाद जब मौर्य साम्राज्य कमजोर होने लगता है, जब मौर्य साम्राज्य खत्म होता है, तो मौर्य साम्राज्य के समाप्त हो जाने के बाद जो लोग प्रवेश करते हैं उसमें फॉरेन रूलर्स आते हैं। और जैसे हमने कल समझने की कोशिश की है, इन्होंने भारतीय संस्कृति को प्रभावित किया, हमारी भारतीय संस्कृति को इन्होंने इंपैक्ट किया और वो हमारे देश में सेटल कर गए। जो फॉरेनर्स आते हैं वो हमारे देश में आके सेटल कर चल जाते हैं और उसके बाद जो दे सेटल द कंट्री, सो दैट आफ्टर सम टाइम दे वर नो लॉन्गर फॉरेनर्स। जब ये सेटल कर गए, वो लोग कौन कौन से थे, ग्रीक्स थे, रोमन्स थे, कुषाण थे, सब थे। ग्रीक, रोमन, कुषाण, शक, यह भारत में आए। ये भारत में प्रवेश करने के बाद यहां सेटल कर गए, तो दे आर नो लॉन्गर द फॉरेनर्स। यह अब विदेशी नहीं रह गए, यह अब विदेशी नहीं रह गए, यह देश के अंदर आके यही अपने को अडॉप्ट कर गए और इन्होंने इंडियन कल्चर को एक्सेप्ट किया। इन्होंने भारतीय संस्कृति को एक्सेप्ट किया। दे हैव एक्सेप्टेड द इंडियन कल्चर। This was a process which often took place with the arrival of the new people in various part of the Indian subcontinent. हम लोग मुगल और सल्तनत के टाइम में फिर देखने की कोशिश करेंगे। ये एक प्रोसेस हुआ जिसमें लोग इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आके सेटल करने लगे, लोग आके रहने लगे। अब इन द 4th century AD, 4th century AD, जो 4th century AD का टाइम था, there arose in the Ganga Valley a new dynasty। जो 4th century AD गंगा वैली न्यू डायनेस्टी, एक नई डायनेस्टी भारत में आती है जिसने एक लार्ज किंगडम बनाया जिसको हम बोलते हैं। तो 4वीं शताब्दी, आप लोग एक थोड़ा कालक्रम याद, कई बार क्या है कालक्रम पर सवाल आते हैं क्रोनोलॉजी पे, तो जस्ट ट्राई टू टेक केयर ऑफ द क्रोनोलॉजी आल्सो। और इन्होंने 200 वर्ष तक
एक और याद करिएगा, किसने कितने वर्ष तक शासन किया? मौर्य, गुप्त, सल्तनत, मुगल, चोल, विजयनगर। जो कुछ महत्वपूर्ण शासन है, इन्होंने कितने वर्षों तक शासन किया? क्या यूपीएससी सवाल को कई डायमेंशन घुमाने लगती है, तो हमको हर डायमेंशन में तैयार रहना होगा। तो इन्होंने 200 वर्ष तक, 200 ईयर्स तक इन लोगों ने देश में शासन किया। यह जो पीरियड था, यह भारतीय संस्कृति की जो इंडियन कल्चर था, उस इंडियन कल्चर के ग्रेट अचीवमेंट का पीरियड था। यह ग्रेट अचीवमेंट इस समय भारतीय संस्कृति में देखने को प्राप्त होता है, जो इस समय आरंभ होता है। क्यों होता था? ये पैटर्न्स थे। किसके पैटर्न्स थे? ये लर्निंग के पैटर्न्स थे। ये लोग शिक्षा के, ज्ञान के एक संरक्षक हुआ करते थे। इन्होंने इनकरेज किया पोएट्स को और राइटर्स को। और राइटर्स को यह युग इनकरेज कर रहा था। इनके इनकरेज करने के कारण जो इंडियन कल्चर है उसमें कंट्रीब्यूशन हुआ। अगर हम इंडियन कल्चर में कंट्रीब्यूशन देखें तो यह एक ऐसा काल था अपने इतिहास का जिसमें इंडियन कल्चर में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन देखने मिलता है। रीजन, पैटर्न ऑफ लर्निंग, पोएट्स, राइटर्स, इन लोगों ने काम करना आरंभ किया। इस वंश का पहला राजा होता है चंद्रगुप्त प्रथम। इसने लिच्छवी वंश की कन्या के साथ, राजकुमारी के साथ अपना विवाह किया। लिच्छवी ट्राइब था वह नॉर्थ ईस्ट, जो लिच्छवी ट्राइब था ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया का, जो लिच्छवी ट्राइब था ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एक बहुत ही रिस्पेक्टेड ट्राइब था। इसके विवाह करने से चंद्रगुप्त प्रथम की ताकत में इजाफा हुआ और वह चंद्रगुप्त प्रथम 320 एडी में सत्ता पर काबिज होता है। वो सत्तासीन 300 होते और उसने कहां से किया? साकेत, जो आज का अयोध्या है, साकेत अयोध्या से इन्होंने अपना शासन आगत। साकेत, प्रयाग, मगध, तो 3 इनका था। साकेत, प्रयाग, मगध। तो ये अच्छा सवाल हो गया कि गुप्त वंश का शासन कहां से आरंभ हुआ? तो साकेत, प्रयाग, मगध, इन्होंने अपना शासन आरंभ किया। और एक बार फिर जो मगध है एक पावरफुल किंगडम हुआ नॉर्थ इंडिया में एंड वाज मेड इवन मोर पावरफुल बाय समुद्रगुप्त। इसके बाद दूसरे शासक आते समुद्रगुप्त। मगध को समुद्रगुप्त ने बहुत पावरफुल, तो समुद्रगुप्त एक विजेता के रूप में जाना जाता है। तो एक इलाहाबाद की प्रशस्ति है, इंस्क्रिप्शन ऑफ इलाहाबाद। समुद्रगुप्त इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन, हरिसेन, अशोक की पत्नी रानी कारुवकी का जिक्र है। ये एनसीईआरटी के बाहर जा रहा हूं मैं। जहांगीर का जिक्र है। तो एक सवाल और आता है कि इलाहाबाद का जो प्रयाग प्रशस्ति है उसमें किसका किसका जिक्र है? तो यह यह समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति है इसको हरिश्चंद्र ने लिखा है। किसमें लिखा है? चंपू भाषा में लिखा है। ये भी एनसीईआरटी की 3-4 चीजें एनसीईआरटी के बाहर की हैं। उन्होंने चंपू भाषा में लिखा है। हरिसेन उनके एक दरबारी कवि हुआ करते थे, उन्होंने प्रयाग प्रशस्ति को लिखा हुआ है। तो यह एक ऐसी प्रयाग प्रशस्ति है जो समुद्रगुप्त की उपलब्धियों के बारे में बात करती है। हरिसेन ने लिखा है, अशोक की रानी कारुवकी का वहां पर जिक्र है, जहांगीर का जिक्र है और चंपू भाषा में यह लिखी गई है। यह जो समुद्रगुप्त था यह अपने पिता के द्वारा अपना उत्तराधिकारी चूज किया गया। ही वॉज चूजन ए सक्सेसर फ्रॉम हिज फादर। इसने नॉर्थ इंडिया के 4 राजाओं को हराया और अपने राज्य का विस्तार उसने किया। उसने बहुत से राजाओं को हराया और यह दक्षिण तक गया।
इसको हम भारतीय नेपोलियन भी कहते हैं। समुद्रगुप्त को हम भारतीय नेपोलियन भी कहते हैं। और जब हम पढ़ेंगे चोल काल तो हम राजेंद्र चोल का जिक्र पढ़ेंगे। तो जिस तरह से समुद्रगुप्त नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया गया था, सेम रास्ते को फॉलो करता हुआ राजेंद्र चोल साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया आया था। ये भी एनसीईआरटी में नहीं है, मैं थोड़ा सा ऐड कर दे रहा हूं। तो यह राजेंद्र चोल, समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन भी कहा जाता है। इसने दक्षिण का अभियान किया, नॉर्थ से साउथ तक गया। और राजेंद्र चोल ने, जो चोल राजा था, उसने उसी रास्ते का इस्तेमाल किया था। जिस रास्ते से समुद्रगुप्त नॉर्थ से साउथ इंडिया गया था, उसी रास्ते से साउथ इंडिया से राजेंद्र चोल नॉर्थ इंडिया आया हुआ था। उसने साउथ इंडिया गया, वहां के राजाओं से ट्रिब्यूट लिया और ट्रिब्यूट लेके वापस आ गया। तो वहां साउथ इंडिया की विजय करने के बाद उसने वहां अपने शासन की स्थापना नहीं की, वहां के राजाओं से ट्रिब्यूट लिया और ट्रिब्यूट लेने के बाद वह वापस अपने चला गया। तो अगर कंपेयर करें, अब यहां मौर्य का गुप्त का कंपेयर करते हैं, मौर्य और गुप्त। समुद्रगुप्त का राज्य मौर्य राज्य से छोटा था, ये प्री का सवाल बन गया, जबकि उसने दक्षिण विजय भी की। उसका कारण क्या था? जो डायरेक्ट कंट्रोल था, डायरेक्ट कंट्रोल मौर्य साम्राज्य का गुप्त साम्राज्य की तुलना में ज्यादा था। अब ये सवाल फिर का बन गया। अब इसको दो फैक्ट मिक्स कर देंगे कि समुद्रगुप्त ने दक्षिण विजय का अभियान किया, समुद्रगुप्त वहां तक गया, वहां से उसने ट्रिब्यूट लिया, वह वापस उत्तर भारत चलाया, और मौर्य साम्राज्य का जो डायरेक्ट कंट्रोल है वह गुप्त साम्राज्य की तुलना में ज्यादा था। क्लियर और नॉट क्लियर? तो इसलिए कह सकते हैं कि समुद्रगुप्त का साम्राज्य मौर्य साम्राज्य की तुलना में छोटा था। अब उस समय शक का खतरा, देयर वॉज ए थ्रेट ऑफ द शक, उस समय शकों का खतरा एक सामने दिखाई देने लग गया। और वह जो शक लोग थे, उन शकों के आने के बाद एक दिक्कत शुरू हो गई। कहां पे? वेस्ट इंडिया में, पश्चिम भाग में। पश्चिम भाग में शकों का खतरा आरंभ हो गया। और वह जो शक लोग थे, उन शक लोगों से संघर्ष समुद्रगुप्त किया। तो शक इन द वेस्ट रेज ए न्यू थ्रेट, इसलिए एम्पायर वॉज कन्फाइंड मेनली टू नॉर्थ इंडिया। अब एम्पायर देखिए, एम्पायर, अब इसको भी आप उसी में जोड़िए कि एम्पायर नॉर्थ इंडिया तक ही मेनली क्यों कन्फाइंड रहा। सवाल बनाइए कि समुद्रगुप्त की विजयों के बाद ही एम्पायर नॉर्थ इंडिया तक ही क्यों कन्फाइंड रहा। एक आंसर क्या होगा कि साउथ को जीतने के बाद वो साउथ से ट्रिब्यूट लेके वापस चला आता है, तो साउथ पे कंट्रोल नहीं होता। वेस्ट इंडिया में शकों का खतरा आ गया, तो शकों के खतरे के आने के बाद इनका साम्राज्य पश्चिम भारत पे बढ़ नहीं पाया, इसलिए इसका साम्राज्य नॉर्थ इंडिया तक ही कन्फाइंड रहा। बन गया सवाल? देखिए, सवाल को बनाने का आर्ट सीखिए। जो अपना मेंटरशिप प्रोग्राम है वो पढ़ाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको हम एजुकेट करें कैसे सवाल बनते हैं, क्योंकि मेन पार्ट क्वेश्चन है। दूसरा, चंद्रगुप्त सेकंड। अब चंद्रगुप्त सेकंड के साथ खास बात क्या है, इसको हम आर्ट देते हैं लर्निंग से। चंद्रगुप्त सेकंड के काल में जो इनका काल था, जो समुद्रगुप्त के पुत्र पुत्र थे, वह इनको विक्रमादित्य भी कहा जाता है। विक्रमादित्य की टाइटल है, विक्रमादित्य का उपनाम या टाइटल इन्होंने लिया हुआ है। इन्होंने इन्होंने कैंपेन किए वेस्टर्न इंडिया में अगेंस्ट शक। चंद्रगुप्त द्वितीय ने वेस्टर्न इंडिया में कई कैंपेन किए अगेंस्ट शक, शकों के विरुद्ध।
इन्होंने कई कैंपेन पश्चिम भारत में किए जो कि गुप्त साम्राज्य को, गुप्तों को लगातार परेशान कर रहे थे। उसने एक फ्रेंडली रिलेशन रखा दक्कन में और साउथ में, वैदेशिक दक्कन एंड साउथ में उसने एक फ्रेंडली रिलेशन रखा और मैरिज अलायंसेस किए। फ्रेंडली रिलेशन रखा और उसने मैरिज अलायंसेस किए। उसने, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट था, विद द वाकाटक किंगडम। अब देखिए लिच्छवी के साथ किसका था, वाकाटक के साथ किसका था। अब देखिए इसको याद रखिए, लिच्छवी के साथ किसने किया, चंद्रगुप्त प्रथम ने किया। वाकाटक के साथ किसने किया, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किया। नाउ अगेन यू नोट डाउन वन मोर फैक्ट जो आपके फिल्म में ऐड किया जा सकता है। तो उसने दक्कन में अपना एक अच्छा संबंध रखा, अलायंस किया। जो सबसे इंपॉर्टेंट जो उसका संबंध हुआ था वह वाकाटक किंगडम का दक्कन हुआ था। इसको सब ज्यादा याद किया जाता है फॉर लर्निंग, आर्ट और लर्निंग के लिए सबसे ज्यादा इनको याद किया जाता है। और उसके समय में जो चंद समय में यह पैटर्न हुआ, आर्ट, फिलोसफर, पोएट्स, राइटर्स, आर्ट, फिलोसफर्स, पोएट, राइटर्स, यह इनका एक प्रोटेक्टर रहा, इनको प्रोटेक्ट किया। और इसके कारण उस समय संस्कृति का बहुत विकास हुआ। यह जो चंद्रगुप्त का समय था, उस समय हूण का खतरा हुआ। अब एक सवाल ये हो गया, हूण किसके शासनकाल में आए थे। हूण का खतरा हुआ जो एक नॉर्मेडिक लोग थे, जो घुमक्कड़ थे, उन्होंने हुआ ट्राइड अटैक चाइना। इन्होंने, हूणों ने चाइना पर अटैक करने की कोशिश की। जब चाइना से भगाए गए, when they are back from the China, जब वो चाइना से भगाए गए सेंट्रल, तब इन्होंने भारत की तरफ रुख किया और उन्होंने भारत की जो संपदा थी उसको सुनकर उन्होंने यहाँ पे अटैक करने की कोशिश किया। अब हूण रूलर बन गए पंजाब में। जो हूण थे वो पंजाब में शासन कर गए। पंजाब और कश्मीर दो जगहों पर यह हूण शासक बन गए। यहां पर आकर इन लोगों ने अपना कब्जा जमा दिया और कई भारत में परमानेंटली सेटल कर गए। नाउ सी द एडमिनिस्ट्रेशन। हमेशा, अब आप इतिहास, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, अपने को कंपैरिजन समझने की कोशिश करनी चाहिए। कैसे कंपैरिजन करेंगे? जो गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन था was different from that of the मौर्य। गुप्ता से इनका एडमिनिस्ट्रेशन डिफरेंट था। ये सेम एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था। जो गवर्नर, अब क्या था, जो गवर्नर ऑफ प्रोविंस थे, जो गवर्नर थे, वह मौर्य काल की तुलना में गुप्त काल में ज्यादा इंडिपेंडेंट थे। वह हर बात पर परमिशन नहीं लेते थे। मौर्य काल में जो गवर्नर थे वो किसी भी कार्य के लिए परमिशन लेते थे, लेकिन यहां पर वह गुप्त काल में परमिशन नहीं लेते थे। जो प्रोविंस था यह डिवाइडेड था डिस्ट्रिक्ट्स में। प्रोविंस का जो डिवीजन था वह किस में था, वह डिस्ट्रिक्ट्स में था। और जो पीपल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट थे वे आस्क्ड टू हेल्प इन एडमिनिस्ट्रेशन। जो यहाँ के लोग थे, यह इनसे कहा जाता था आप प्रशासन में मदद करें, आप प्रशासन में मदद करें। इन लोगों से कहा जाता था कि आप प्रशासन में मदद करें। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हुआ करती थी, जो एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती थी। ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल क्या करती थी, यह एडवाइस करती थी गवर्नर को, एडवाइस टू गवर्नर, यह सलाह देती थी। जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल थी वह गवर्नर को एडवाइस किया करती, वह सलाह देती थी गवर्नर को कि किस तरह से गवर्नर शासन को चलाए।
और जो काउंसिल थी कंसिस्ट नॉट ओनली फॉर द ऑफिसर्स, ऑल्सो द सिटीजन फ्रॉम द टाउन। और अब कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल, जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल थी, इसका कंपोजिशन क्या था? ऑफिसर्स प्लस सिटीजन्स ऑफ द टाउन। तो जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल थी उसका जो कंपोजिशन था उसमें ऑफिसर्स भी थे और सिटीजन्स ऑफ द टाउन भी थे। सम ऑफ द ऑफिसर्स एम्प्लॉयड बाय द गुप्तास को कैश दिया जाता था। जो सिस्टम था, इंस्टेड ऑफ सैलरीज कैश, उनको रेवेन्यू कलेक्ट होने का, लैंड से रेवेन्यू कलेक्ट होने की भी बात किया था। तो इनका जो पेमेंट था वो कैश ही था और रेवेन्यू कलेक्शन राइट भी था। कैश भी था और रेवेन्यू कलेक्शन का राइट भी था। अब पेइंग द सैलरीज ऑफ ऑफिसर्स बाय लैंड ग्रांट इंस्टेड ऑफ मनी, इसका मतलब क्या हुआ? जो अगर हम रेवेन्यू कलेक्शन राइट दे, इसका मतलब क्या हुआ? लेस कंट्रोल ऑफ द किंग, लेस कंट्रोल ऑफ द किंग। अगर आपने रेवेन्यू कलेक्शन राइट दे दिया, इसका सीधा असर क्या होगा? अगर आपने ग्रांट दे दी, लैंड ग्रांट दे दी, इसका मतलब क्या हुआ कि किंग का ऑफिसर्स पे इतना कंट्रोल नहीं था जितना मौर्य के समय में था। एक पॉइंट और लिखिए, मॉडर्न टाइम की तुलना में, इन कंपैरिजन टू द मॉडर्न टाइम, देयर वाज लेस कंट्रोल। अगर आपका मौर्य गुप्त एडमिनिस्ट्रेशन पर सवाल आपके ऑप्शनल में, जीएस में कहीं भी आता है, आपका 40-50 शब्द तो यहीं से निकल के आ गया। और ऐसे शब्द है जो आप चाहे मौर्य साम्राज्य पे कोई आप रिसर्च की किताब पढ़ लो, उसके बावजूद भी यह आप लिखोगे ही लिखोगे, क्योंकि रिसर्च की किताब भी यही लिख रही है। बस रिसर्च की किताब क्या कर रही है, वह आपको बहुत से एविडेंसेस दे रही है। उन एविडेंसेस को जीएस में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जो एक मौर्य टाइम की तुलना में, चूंकि चूंकि लैंड ग्रांट अगर आपने दिया तो लैंड ग्रांट देने का सीधा सा संबंध है या ताल्लुकात क्या हो गया कि आपका ऑफिसर्स पर कंट्रोल कम हो गया। अगर ऑफिसर्स पर कंट्रोल कम हो गया तो साम्राज्य कमजोर होने लग गया। अगर हम इसको मौर्य के साम्राज्य से तुलना करें तो मौर्य साम्राज्य की तुलना में गुप्त साम्राज्य में गवर्नर्स पे प्रांतों पर कंट्रोल कम था। सम ऑफ द गवर्नर्स जो थे बहुत फार अवे प्रोविंस थे और वह एक अपने आप को राजा की तरह बिहेव करते थे। अब फार अवे जो फार अवे प्रोविंस के गवर्नर थे, उन पर कंट्रोल कम था, कंट्रोल और कम था, और वो एक राजा की तरह बिहेव करते थे, वो राजा की तरह काम करते थे। इसलिए जब साम्राज्य कमजोर होने लगा, जब साम्राज्य कमजोर होने लगा तो क्या हो गया, उन्होंने साम्राज्य को अलग कर लिया और स्मॉल प्रोविंसेस बन गया कैपिटल में अपने राज्य। अब देखिए, अब इस तथ्य से हम एक चीज निकालने की कोशिश करते हैं इसी किताब से, गुप्त साम्राज्य के पतन का क्या कारण था। तो आप क्या लिखोगे? संस्थागत कमजोरी, द इश्यू ऑफ द इंस्टीट्यूशन, द इश्यू ऑफ द इंस्टीट्यूशन। इसको हम जरा से इसको हम और इलाज करने की कोशिश करते हैं कि जो गुप्त साम्राज्य के समय में लैंड ग्रांट दिए जा रहे थे, उन लैंड ग्रांट्स को दिए जाने के कारण साम्राज्य का अपने प्रोविंस पर कंट्रोल कम हो रहा था। और मौर्य साम्राज्य की तुलना में गुप्त साम्राज्य में अपने अधिकारियों, मातहतों और अपने गवर्नेंस पे कंट्रोल कम हो रहा था। जो दूर के जो प्रांत थे वहां पर कंट्रोल और ज्यादा कम था। जब लेटर गुप्तास पीरियड में, जब गुप्त काल में शासक कमजोर होने लग गए तो इन लोगों ने अपने छोटे छोटे राज्य बना लिए और गुप्त साम्राज्य के विघटन की प्रक्रिया तेज हो गई। सिंपल सी बात है, लाइफ ऑफ द पीपुल, लोगों का जीवन कैसा था,
इस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कुषाण इंडियन बुद्धिस्ट जो मिशनरीज हैं वो एक्टिव थी सेंट्रल एशिया में, वेस्टर्न एशिया में। सेंट्रल एशिया, वेस्टर्न एशिया, चाइना। When Chinese became interested in Buddhism, जब चाइनीज बुद्धिज्म में अपनी रुचि दिखाने लग गए तो उनके जो स्कॉलर्स थे वह ओरिजिनल स्क्रिप्ट के लिए भारत आने लग गए। अब यहां से हम एक सवाल बनाते हैं फ्री का, फाहियान भारत क्यों आया? अब इस सवाल का आंसर हम इससे करने की कोशिश करते हैं। कुषाण काल के समय में, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द कुषाण्स, इंडियन बुद्धिस्ट मिशनरीज वेर एक्टिव साउथ, सेंट्रल एशिया, वेस्टर्न एशिया, इवन दे रीच अप टू चाइना। उसका फर्क क्या हुआ? When चाइनीज, जब चाइना पहुंच गए, चाइनीज का इंटरेस्ट आ गया बुद्धिज्म में। चाइनीज का इंटरेस्ट आ गया बुद्धिज्म में। जब चाइनीज का इंटरेस्ट बुद्धिज्म में आ गया तो उसका फर्क क्या हुआ? उनके स्कॉलर्स की इच्छा जगी कि हम चल के बुद्ध धर्म की ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ें, ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ें। हम चल के बुद्ध धर्म की ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ें जो उपलब्ध कहां पे थी? भारत में थी। इसलिए भारत में फाहियान आया। अब इसको हम एक शब्द में बनाते हैं। हम इसी पूरे कॉन्सेप्ट को कैसे यूपीएससी फ्रेम करेगी? फाहियान के आने का क्या कारण था? ए, चीन ने भेजा। बी, चीन में बुद्ध धर्म गया और वहां के लोगों की रुचि जगी। सी, चीन की रुचि जगी और ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ना चाहा। डी, फाहियान एक यात्री था जो भारत आना चाहता था। बन गया सवाल? सी हाउ क्लोज, ऑल फोर आर वेरी क्लोज। यस और नो? ये सवाल गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा? सी। सी भी सही है, ए भी सही है, ए भी आप कह सकते हो सही है, बी भी सही कह सकते हो, डी भी सही है। चूज तो एक ही करना ना आपको। तो चूज कौन सा करोगे? जो सबसे नजदीक होगा। अगर आप देखो इसमें से गलत एक भी नहीं है, लेकिन चूज करना है जो सबसे नजदीक है। तो नजदीक कौन सा है सबसे ज्यादा? कौन सा है? सी ही होगा ना। फाहियान कब आया? देखो फाहियान क्यों, आप लोग अपना मैप खोलना, मैप में फाहियान और ह्वेनसांग का एक पूरा रास्ता लिखा है, किस रास्ते से लोग आए। मैंने पिछले साल बताया, उसको आप याद करो। वो यूपीएससी में कभी भी आ सकता। क्यों आ सकता? चूंकि मैप में बनाया गया है।
तो अगर इंडिया का एटलस खोलिए, उसमें फायान ह्वेनसांग किस रास्ते से भारत में आया बना हुआ है। मुझे पेज नंबर याद नहीं आ रहा है, मैं बात बता दूंगा, आप उसको रट डालो, क्योंकि ये कभी भी आपके एग्जाम में आ सकता है। 2022 में आवे, 23 में आवे, 24 में आवे, 28 में आवे, 30 में आवे, आएगा जरूर कभी न कभी। तो क्या हो गया वो थी। दूसरा, वेन्स फायान कब आए, वेन्स साहब कब आए, एग्जैक्ट ईयर याद करो, एग्जैक्ट ईयर। तो 399 एडी में फायान भारत आता है। उसने, सॉरी, 399 एडी में फायान चाइना छोड़ता है, वो जर्नी करता है अक्रॉस। अब कहां कहां से फायान चला, फायान जब भारत चला अक्रॉस गोबी डिजर्ट, जब फायान चला गोबी डिजर्ट, सेंट्रल एशिया, और यहां से होता हुआ वह भारत आया, यहां से होता हुआ वह इंडिया आया। गोबी डिजर्ट, सेंट्रल एशिया होता हुआ इंडिया आया। वह भारत में बहुत वर्षों तक रहा है, और उसने बहुत सी बुद्धिस्ट मॉनेस्ट में स्टडीज किया, टेक्स्ट, उसके टेक्स्ट देखे, और उसने बुक्स कलेक्ट किया, बुक्स कलेक्ट करके वापस किया। इसका पूरा अकाउंट याद करो, बुक्स कलेक्ट किया और वापस गया। सोर्सेस में सवाल बहुत आते हैं, बार बार कहता हूं, ये भी एक सोर्स हो गया। उसने एक अकाउंट लिखा अपने भारत के, इंडिया के बारे में, और इसका अकाउंट बहुत 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 महत्वपूर्ण है। अकाउंट ऑफ फाइनेंस, अकाउंट ऑफ फाइनेंस। जो भारत में आया, उसने भारत के बारे में विवरण दिया, भारत के बारे में उसने अकाउंट दिया, और बड़ा यूजफुल अकाउंट है गुप्ता पीरियड के बारे में। उसने एक बहुत महत्वपूर्ण बात क्या कही कि बुद्धिस्ट एंड ब्राह्मण्स लिव, पहला क्या है, सेकुलरिज्म। जब भारत के इतिहास में सेकुलरिज्म डिफाइन करना हो, आप अशोक पे जाओ, आप गुप्तास पे जाओ, फायान पे जाओ, वेन्सांग पे जाओ, क्या बोलता है, बुद्ध और ब्राह्मण्स वह शांति से एक साथ रहा करते थे। He speaks in growing terms, जो कंट्री की वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी थी उसके बारे में उसने ग्रोइंग टर्म्स, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, जो देश के अंदर की जो अमीरी थी, जो धन था, संपदा था, उसके बारे में बहुत अच्छा हो रहा। तीसरा, लोग लॉ अबाइडिंग थे एंड ऑनेस्ट थे। जो लोग थे, जो पीपुल थे यहाँ के, वह लॉ अबाइडिंग थे, ऑनेस्ट थे। लॉज क्या थे, लॉज, लॉज जो है वो इजी लॉज थे, इजी लॉज थे, जो लॉ थे वो आसान थे, माइल्ड थे, माइल्ड थे, और पनिशमेंट माइल्ड थे, और पनिशमेंट वॉज नॉट क्रूएल, पनिशमेंट नॉट क्रूएल। देखो, ए बी सी डी, 4 पॉइंट मिल गया। माइल्ड थे और पनिशमेंट क्रूएल नहीं थे। विलेजेस बहुत ज्यादा संख्या में थे, ई न्यूमरस विलेजेस थे, न्यूमरस विलेजेस थे। संख्या, जो विलेजेस की संख्या थी वह बहुत ज्यादा हुआ करती थी। रेवेन्यू ऑफ द स्टेट कहां से आता था, टैक्सेस ऑन कल्टिवेटेड लैंड, यह रेवेन्यू कल्टिवेटेड लैंड। ऐसे ही नोट्स बनाओ आप लोग, तभी काम बनेगा। लंबा लंबा बनाओ, कुछ याद नहीं होगा और रिवाइज भी नहीं हो पाएगा। जो रेवेन्यू था, वह रेवेन्यू जो स्टेट का था वह कल्टिवेट लैंड से होता था। जी, पीपुल वेजिटेरियन थे, पीपुल क्या थे, वेजिटेरियन थे, वह लोग शाकाहारी हुआ करते थे। लेकिन अब देखिए यहां पर क्या है, अदर सोर्सेस बोलते हैं कि पीपुल नॉन वेज भी थे और मांस भी खाते थे। अब सवाल लिखो, फाहयान के, सवाल लिखो मेरे साथ, फाहयान के
अवलोकन के आधार पर, हिंदी में फिर इंग्लिश करते हैं, फाहियान के अवलोकन के आधार पर भारत की आर्थिक सामाजिक दशा का जिक्र करिए। ऐसे सवाल तो आता है ना आपके, आप देखिए ना खोल के क्या कहते हैं क्वेश्चन पेपर, ऑन द अकाउंट ऑफ द फाहियान एलोबरेट द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द एंशिएंट इंडिया। अगर इसको आप काउंट करोगे मेरे ख्याल से 80-90 शब्द के आसपास होगा, 100 शब्द हो सकता है। जस्ट यू राइट आंसर देन यू काउंट इट। अब सोसाइटी उस तरह कैसी थी, आप इसको जरूर लिखिएगा। व्हेन राइट यू मस्ट रिमेंबर दिस। आप ये सोर्सेस लिखिए, फिर लिखिए अदर सोर्सेस कहता है उस समय का कि व्यक्ति मांस भी खाते, पीपल वेर ईटिंग द मीट ऑल्सो। जो सोसाइटी थी उस समय की, जो सोसाइटी थी उस समय की वह डिवाइडेड थी। इसमें कास्ट में सोसाइटी डिवाइडेड थी। उस समय जो सोसाइटी थी वह कास्ट में डिवाइडेड थी, और लेकिन लोग रहते थे हार्मोनी में। एक डिवाइडेड सोसाइटी थी लेकिन व्यक्तियों के बीच आपस में संबंध ठीक थे। लेकिन एक ऐसा ग्रुप था अनटचेबल्स का था। अब यहां पर जो दूसरा पक्ष है ये क्लासिकल एज था कि नहीं था, उसमें आपको पॉइंट मिल रहा है। लेकिन वहां एक वर्ग था अनटचेबल्स था, वह टाउन के आउटसाइड रहा करते थे, जो आउटसाइड टाउन रहा करते थे, जो शहर के बाहर रहा करते थे। इनकी लाइफ अच्छी नहीं थी। देवर रिगार्डेड क्या है, इनको इम्प्योर मानते थे, अछूत अशुद्ध मानते थे। देवर रिगार्डेड एज इम्प्योर, ये लोग अछूत माना जाते थे और इनकी तरफ देखना भी पाप था। यह गुप्त काल के बारे में, यह जो चीज है यह गुप्त काल के बारे में अच्छा नहीं बोलती। दिस डज नॉट स्पीक वेल अबाउट द गुप्ता सेज और गुप्ता एम्पायर। ट्रेड, व्यापार कैसा था? जैसे व्यापार का विकास हुआ अर्लियर टाइम में, व्यापार के विकास के साथ एक बहुत बड़ी चीज क्या होती है, नगर बढ़ते हैं। टाउन इंक्रीज कर जाते हैं। जैसे ही व्यापार का विकास होता है टाउन बढ़ जाते हैं। यह व्यापार के साथ एक बहुत जुड़ी हुई बात है। अगर आपका एनालिटिकल सवाल आया कि व्यापार के विकास का क्या क्या फायदा नुकसान होता है, क्या फर्क आता है, आप इसको, इसमें एक ऑप्शन होगा ये कि विद द इंक्रीज ऑफ द ट्रेड देयर इज द डेवलपमेंट ऑफ द टाउन्स। तो व्यापार के विकास के साथ टाउन बढ़ते हैं। दूसरा, वो प्रॉस्पर भी करते हैं, ये प्रॉस्पर भी करते हैं। टाउन बढ़ेंगे भी और टाउन प्रॉस्पर भी करेंगे। तो जो अर्लियर गुप्ता पीरियड की जो प्रॉस्पेरिटी थी वह प्रॉस्पेरिटी कंटिन्यू रही। हम जब आपको पढ़ाएंगे आगे, जब एडवांस हम कोर्स में आएंगे कि कैसे वणिक समुदाय का उदय हुआ, कैसे ट्रेडिंग कम्युनिटी, जो मेरे ख्याल से पूरा लेक्चर है 1.5 घंटे, हम उसको लेंगे, देन आई विल एक्सप्लेन द ग्रेट डिटेल ऑफ दिस पार्ट। अभी आप इतना ही समझिए। तो जो प्रॉस्पेरिटी बढ़ी, जो प्रॉस्पेरिटी गुप्त काल के पहले की थी, वह प्रॉस्पेरिटी का बढ़ना कंटिन्यू रहा। प्रॉस्पेरिटी लगातार बढ़ती रही। उस समय ट्रेड विद इन इंडिया से नहीं था, वेस्ट एशिया से भी था। ट्रेड इंडिया के अंदर तो था ही था, इंडिया के साथ साथ ट्रेड वेस्ट एशिया के साथ था, साउथ वेस्ट एशिया के साथ था, और सा था साउथ वेस्ट एशिया। देखिए ये आपके प्रीलिम्स का भी सवाल हो गया। तो जो इंडिया के अंदर ट्रेड था साथ साथ साउथ ईस्ट एशिया के साथ, इंडिया के साथ था, वेस्टर्न एशिया के साथ था, साउथ ईस्ट एशिया था। और ज्यादा से ज्यादा जो मर्चेंट्स थे वो बाहर जाते थे, जो मर्चेंट्स थे वो बाहर जाते थे और अपने सामानों के साथ, जो मर्चेंट्स थे अपने गुड्स के साथ बाहर जाया करते थे। अपने सामानों को बेचने के लिए वह लोग बाहर जाया करते थे और बहुत बड़े प्रॉफिट पे वो बेचा करते थे।
जैसे ट्रेड बढ़ा, अभी ट्रेड बढ़ने के साथ फायदा क्या हुआ? जैसे एक तो आपने नगर का विकास देखा, संपदा का विकास, धन। तीसरी बात सी देखिए, जैसे जैसे ट्रेड का विकास हुआ, लोग बाहर जाने लगे, उससे क्या हुआ? नॉलेज ऑफ जो सी का था, सी का नॉलेज, और जो सी में यात्रा का नॉलेज था, और शिप बिल्डिंग का नॉलेज, इसका नॉलेज बढ़ने लग गया। तो जैसे जैसे ट्रेड बढ़ा, जो सी फेरिंग थी, जो सी का व्यापार था, सी का और सी फेरिंग और शिप बिल्डिंग, दोनों का नॉलेज बढ़ने लगा। ई लार्ज शिप बनने लग गई, लार्ज शिप बनने लग गई। तो ट्रेड का के विकास के साथ लोग बाहर जाने लगे, इसकी आवश्यकताएं बढ़ने, तो लार्जर शिप बनने लग गए पहले की तुलना में। और जो शिप थी, जो शिप्स थी, पोर्ट्स पर शिप की क्राउडिंग होने लगी, ज्यादा से ज्यादा शिप पोर्ट्स पे आने लगे, पोर्ट्स पर शिप की क्राउडिंग होना स्टार्ट हो गई, ज्यादा से ज्यादा शिप पर होने लगे। इससे क्या है? ईस्ट और वेस्ट कोस्ट का विकास हुआ, ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट, इस पर इसका विकास होना शुरू हो गया। जो वहां पे शिप क्राउड होने गई, जो लोग जाने लगे, उसमें ताम्रलिप्ति, ये महत्वपूर्ण पोर्ट विकसित हो गए। पहला है ताम्रलिप्ति, जो ताम्लुक भी कहते हैं, इसको हम ताम्रलिप्त को ताम्लुक भी कहते हैं, ताम्रलिप्त को हम लोग ताम्लुक भी कहते हैं। ताम्रलिप्ति ये कहां पे था? ये था गंगा डेल्टा में। ये भी लिखिए कहां पे क्या था। मैं जानबूझ के सारी चीज नहीं लिखता हूं, क्या है ना कि अगर मैं सब लिख दूं तो एक जो सेंस ऑफ सरप्राइज वो चला जाता है। अगर मैं जितना बोलूं मैं सब टाइप कर दूं तो फिर मजा नहीं आएगा। एक सेंस ऑफ सरप्राइज टीचिंग में होनी चाहिए। इसीलिए मैं ब्लैक बोर्ड का बड़ा कहते हैं सपोर्टर हूं कि ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो ताबलिक थी। अब अगर अगर मैं ताबलिक साथ ताबलुक लिख देता तो आपके दिमाग से स्लिप कर जाता, अब स्लिप नहीं करेगा, क्योंकि उसको बाद में लिखा गया। तो ताम्रलिप्त को हम ताम्लुक भी कहते थे। वो कहां था? गंगा डेल्टा में था। ताम्रलिप्त था, ताम्लुक था, गंगा डेल्टा हुआ करता था। खास बात क्या था? जो लार्ज पार्ट ऑफ ट्रेड था साउथ ईस्ट एशिया, जो साउथ ईस्ट एशिया के साथ, साउथ ईस्ट एशिया, इसके साथ का लार्ज पार्ट ऑफ ट्रेड था, जो साउथ ईस्ट एशिया का लार्ज पार्ट था, उसके साथ जो कंट्रीज थी, सुवर्ण भूमि, कंट्रीज को थी सुवर्ण भूमि, जो कंट्रीज थी सुवर्ण भूमि, इसको अब आज क्या बोलते हैं? बर्मा या म्यांमार। इसको हम बर्मा या म्यांमार भी बोलते हैं, इसको बर्मा या म्यांमार भी बोलते हैं। दूसरा यावा द्वीपा, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम जावा भी बोलते हैं, इसको जावा बोलते हैं। यावा द्वीपा क्या हो गया? जावा हो गया। तीसरा कंबोज, कंबोडिया, कंबोज क्या हो गया? कंबोडिया। यह तीन जो ताम्रलिप्त था, जिसको हम ताम्लुक भी बोलते हैं, जो गंगा डेल्टा में था, जो साउथ ईस्ट एशिया से एक मेजर पार्ट ऑफ जो ट्रेड करता था, वहां पर कहां कहां से? सुवर्ण भूमि बर्मा, यावत द्वीपा जावा, जावा, कंबोडिया, कंबोज, यहां से वह ट्रेड का काम किया करता था। अब ताम्र के साथ साथ ब्रोच, सोपारा, कल्याण, तीन और उनके पास पोर्ट थे। तो ब्रोच, सोपारा, कल्याण, ये मेन पोर्ट थे किसके? वेस्ट कोस्ट के। ब्रोच, सोपारा, कल्याण, वेस्ट कोस्ट के मेन पोर्ट,
या वेस्ट कोस्ट के मेन पोर्ट हुआ करते थे। तो ये हो गया गंगा डेल्टा का पोर्ट। अब एक और सवाल प्रिका, गंगा डेल्टा का पोर्ट ये हो गया वेस्ट कोस्ट का। अब देखिए ए बी सी डी, सवाल हो गया। अब क्वेश्चन देखिए, कौन सा वेस्ट कोस्ट का पोर्ट नहीं था? और टर्म का सवाल, और टफ करें। देखिए ताम्रलिप्त है आपका ए, ये है आपका बी, ये है आपका सी, ये है आपका डी। तो सवाल एक हो गया, सवाल नंबर 1, कौन सा वेस्ट कोस्ट का पोर्ट नहीं था? सवाल नंबर 2, कौन कौन से वेस्ट कोस्ट के पोर्ट थे? बन गया 2 सवाल। इसका आंसर क्या होगा? ए। इसका आंसर क्या होगा? बी सी डी। गॉट इट? कोई कंफ्यूजन और नॉट कंफ्यूजन? जो ये वेस्ट कोस्ट के पोर्ट थे यह भी साउथ ईस्ट एशिया को भेजते थे, ये भी याद रखिएगा। ऐसा नहीं भेजते थे, वो तो भेजता था। यह क्या है, यह लार्ज पार्ट को कवर करता था। फिर देखिए एक फर्क, यह लार्ज पार्ट कवर करता था और यह भी साउथ ईस्ट एशिया भेजते थे। फिर एक देखिए एक फर्क दोनों में, सी वन मोर डिफरेंस, सी वन मोर डिफरेंस। यह भी भेजते थे, यह भी भेजते थे। फर्क क्या है, इसके पास लार्ज पार्ट था और इसके पास छोटा पार्ट था। तो साउथ ईस्ट, अगला सवाल साउथ ईस्ट एशिया से, अगला सवाल आते हैं। अच्छा देखिए, ए बी सी डी। सवाल नंबर 1, साउथ ईस्ट एशिया से कौन कौन सा पोर्ट व्यापार करता था? सवाल नंबर 2, साउथ ईस्ट एशिया से कौन सा पोर्ट लार्ज पार्ट में व्यापार करता था? सवाल नंबर 1 का आंसर क्या होगा? ए बी सी डी। सवाल नंबर 2 का आंसर क्या होगा? ए। गॉट इट? सर आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ हाँ सर कैन यूपीएससी कैन टास्क कि ये इनके कौन कौन से स्टेट में है प्रेजेंट में, जैसे आपका हाँ ये। हाँ, ये भी पूछ सकते हैं। यस यस ये यस सर यस देन यस, सर व्हाट आर कोई पूछ द सकते हैं। स्टेट्स जी। तो ये देखो, सोपारा अपना कल्याण। काम आपकी जिज्ञासा को बढ़ा देने का है, निश्चित रूप से आप इसको ध्यान दीजिए। दूसरा, कौन सा ईस्ट पार्ट में है, कौन सा वेस्ट पार्ट में है? वेस्ट कोस्ट, अभ्रोज सोपारा कल्याण, ये किस राज्य में है? बड़ा छोटा सा आंसर है जी सर। ये तो आपको तैयार करनी चाहिए ना। फाइन, अब हम इसको और जाते हैं। ट्रेड का और फायदा क्या हो रहा था? जैसे यह ट्रेड का विकास हो रहा था, इस ट्रेड के विकास के साथ इंडियन रिलीजन एंड कल्चर, जैसे बुद्धिज्म था, हिंदुज्म था, संस्कृत था, आर्ट था, जो इंडियन कल्चर के डिफरेंट एस्पेक्ट थे, यह साउथ ईस्ट एशिया में प्रवेश कर गए।
जो ट्रेड का विकास हो रहा था, उस ट्रेड के विकास के साथ साथ जो इंडियन रिलीजन और कल्चर था, जिसमें क्या था, बुद्धिज्म था, हिंदुइज्म था, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, संस्कृत, आर्ट, यह जो भारत की संस्कृति के महत्वपूर्ण चीज थे, ये साउथ ईस्ट एशिया में प्रवेश कर गए। इससे फर्क क्या हुआ, जो साउथ ईस्ट एशिया के लोग थे वह इंडियन कल्चर को, जो साउथ ईस्ट एशिया के लोग थे वह इंडियन कल्चर में रम गए, अच्छा लगने लग गया, एडॉप्ट कर गए। अब देखिए, ट्रेड से एक सवाल ये भी आ गया कि ट्रेड से धन संपदा, व्यापार, कल्चर कि जो भारत की संस्कृति थी वह वहां प्रवेश कर गई, उनको पसंद आ गई, उनको एडॉप्ट कर गए। उन्होंने अपने कल्चर को तो रखा, अपना कल्चर तो रखा, प्लस ऐड कर दिया इंडियन कल्चर। तो एक एसिमिलेशन होने लग गया, और इससे क्या हो गया, एक कॉमन ग्राउंड जो आज हम देखते हैं, वो दोनों इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया के बीच, दोनों के बीच एक कॉमन, एक सम्मिलित संस्कृति का विकास होने लग गया। अब जो इंडियन, जब भारत के जो पोस्ट थे, जो भारत का एक मालाबार जो पोस्ट था, मालाबार पोस्ट, जो भारत का मालाबार पोस्ट था, उस जो मालाबार कोस्ट का पोर्ट था, वहां से इंडियन गुड्स को अफ्रीका, अरेबिया, ईरान, अब देखिए ये भी याद रखिएगा, अब इसके बारे में चेंज कर दे रहे हैं, अफ्रीका, अरेबिया, ईरान, ये सवाल चेंज हो गया है, पूरा फैक्ट चेंज हो गया है। अफ्रीका, अरेबिया, ईरान और जो मेडिटेरियन लैंड्स थे, यहां पर मालाबार कोस्ट पर, जो मालाबार कोस्ट का जो था, वहां से जाया करता था। और जो कारवान्स और ट्रेडर्स थे, मिशनरीज थे रिलीजन के, वो भी ट्रेवल करते थे ओवरलैंड टू सेंट्रल एशिया, और यहां से सेंट्रल एशिया और चाइना। हमने यहां क्या बात किया था, हमने यहां क्या बात किया था, साउथ ईस्ट एशिया। हम यहां क्या बात कर रहे हैं, सेंट्रल एशिया एंड चाइना। तो जो मालाबार कोस्ट था, वहां से इंडियन गुड्स अफ्रीका, अरेबिया, ईरान, मिडिल ईस्ट जा रहे थे, और जो ट्रेडर्स थे, उनके जो कारवां थे, वह जाया करते सेंट्रल एशिया, चाइना में। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द गुप्ता पीरियड, ट्रेड इन नॉर्थ इंडिया बिगेन टू द डिक्लाइन। लेकिन गुप्ता पीरियड के अंत में जो ट्रेड डिक्लाइन करने लग गया, गुप्त पीरियड के अंत में ट्रेड डिक्लाइन करने लग गया। जो टाउन ऑफ गंगा जो प्लेन थे, वह साइन ऑफ डिके दिखाने लग गए। यह क्यों हो रहा था, यह क्यों हो रहा था, डिस्टर्ब कंडीशन इन सेंट्रल एशिया। यह हो क्यों रहा था, इसको लिखिए आप लोग, ये ट्रेड क्यों डिक्लाइन किया, डिस्टर्ब कंडीशन इन, यही लाइन आएगा मेरे ख्याल से, इन सेंट्रल एशिया। गुप्ता पीरियड के डिक्लाइन के साथ जो जो ट्रेड कम होने लग गया, उसका कारण क्या था, जो डिस्टर्ब कंडीशन था। क्यों था वहां पर, क्यों था ये डिस्टर्ब, क्यों था, मूवमेंट ऑफ द हुन्स। जो हुन्स का मूवमेंट था, इन हुन्स के मूवमेंट के कारण, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द हुन्स, वहां पर डिस्टर्ब कंडीशन हो गया और ट्रेड डिक्लाइन करने लग गया। आप यह भी कह सकते हैं, एक वन ऑफ मोर रीजन है कि चेंजेस इन एनवायरमेंट इन द गंगा रिवर सिस्टम, जो गंगा रिवर सिस्टम में चेंज हो रहा था, जो फ्लड हो रहा था, रिवर का कोर्स भी चेंज हो रहा था। एक तो हो गया हून, एक हो गया डिस्टर्ब कंडीशन ऑफ द सेंट्रल एशिया। सेकेंड, रिवर पैटर्न चेंज, जो कोर्स ऑफ द रिवर है वो चेंज हो रही थी। दो चीज देखिएगा। तो सवाल क्या हो गया,
कि गुप्ता काल के अंत में ट्रेड कम क्यों हो रहे, तो एक क्या हो रहा था, डिस्टर्ब कंडीशन सेंट्रलाइज। दूसरा, जो इन्वायरमेंट था, अब देखिए यहां से इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, जो इन्वायरमेंट चेंज हो रहा था कहां पर, गंगा रिवर सिस्टम में। इस गंगा रिवर सिस्टम के इन्वायरमेंट में चेंज होने के कारण जो एक नदी का कोर्स था वो चेंज हो गया। रिलीजन, आर्किटेक्चर, लिटरेचर एंड साइंस, जो उस समय का रिलीजन था, अब इस समय हिंदुइज्म पावरफुल होने लग गया था। गुप्ता काल में हिंदुइज्म पावरफुल हो रहा था। हिंदुइज्म गुप्ता काल में पावरफुल हो रहा था। उसका एक बहुत महत्वपूर्ण इशू क्या था कि इस समय के जो राजा थे उनका हिंदू धर्म में विश्वास बढ़ रहा था। मोस्ट ऑफ द गुप्ता किंग क्या थे, वैष्णव थे। ज्यादातर गुप्ता के किंग थे वह वैष्णव हुआ करते थे, वह वैष्णव राजा हुआ करते थे। वो किसकी उपासना करते थे, वह विष्णु की उपासना करते थे। वह जो राजा थे वह विष्णु की उपासना क्या क्या करते थे, वह परफॉर्म करते थे, वह रिलीजियस सेक्रीफाइसेस को परफॉर्म करते थे। वह रिलीजियस सेक्रीफाइसेस को वह परफॉर्म किया करते थे। कौन सी थी, अश्वमेध यज्ञ किया करते थे। यह लोग दे आर डूइंग द अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ किया करते थे। वह जो टेम्पल्स थे, टेम्पल्स को यह दान दिया करते थे, टेम्पल्स को दान दिया करते थे बिल्डिंग के लिए कि टेम्पल बनना चाहिए। वो टेम्पल की बिल्डिंग के लिए वो लोग दान दिया करते थे। इस समय जो ब्राह्मण थे एक्सप्लेन कर रहे थे डिवोशन टू विष्णु थ्रू प्रेयर्स एंड हाइमन्स। इस समय ब्राह्मण ने एक नया काम शुरू किया कि उन्होंने प्रेयर्स, हाइमन्स, इसके द्वारा डिवोशन की बात शुरू की। इस बात को कहना शुरू किया कि जो ईश्वर है उसके उसके प्रति जो समर्पण है, जो विष्णु के प्रति समर्पण है, वह प्रार्थना से रिचाउंस होना चाहिए। यह एक इंपॉर्टेंट कार्ड हो गया। और इमेज ऑफ द गॉड्स, जो गॉड की इमेज थी, यह वर्शिप होना शुरू हुई। इमेजेस ऑफ गॉड यह बहुत होने लगा। गॉड की प्रतिमा को, इमेज को वर्शिप करना शुरू होने लगा। और वह एक कमरे में रखा, जिसको हम लोग देवगृह कहने लगे। जो ईश्वर की प्रतिमा है, इमेज है, वह एक कमरे में रखी जाने चली, जिसको हम देवगृह कहने लग गए। यह जो यह देवगृह की परिकल्पना है, इससे बिल्डिंग ऑफ द टेम्पल की बात आरंभ होती है। जैसे ही ईश्वर की प्रतिमा को एक देवगृह में रखने की बात शुरू हो गई, दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ बिल्डिंग ऑफ द टेम्पल। यह विश्वास किया जाता था कि जो विष्णु का अवतार, जो अवतारवाद की संकल्पना है, अवतारवाद की संकल्पना हम आगे पढ़ाएंगे इसको बहुत डिटेल में। अवतारवाद की संकल्पना सामने आने लग गई और कहा जाने लगा कि विष्णु मानव के रूप में अवतार लेते हैं, विष्णु मानव के रूप में अवतार लेते हैं, विष्णु मानव के रूप में अवतार लेते हैं। This have started playing in the system of the inner system। और अवतारवाद की संकल्पना से जो इनकारनेशन आ गया, और जो मेन जो ओल्डर रामायण, महाभारत और पुराण, इनको फिर से लिखा गया। रामायण, महाभारत और पुराण यह रीरिटन हुए, फिर से लिखे गए, पुनः इनका लेखन इस काल में किया गया। अब यह जो महाभारत, पुराण, रामायण है, यह इस काल में रिलीजियस लिटरेचर बन गए। इसके पहले रिलीजियस लिटरेचर नहीं थे, यह रिलीजियस लिटरेचर बन गए, धार्मिक साहित्य बन गए। तो यह रिलीजियस लिटरेचर के रूप में हमारे सामने आ गए। जो संस्कृत आज हमको प्राप्त होती है, वह संस्कृत का एक बहुत बड़ा जो लिखा गया है, गुप्त काल में लिखा गया है।
आज की जो हमको संस्कृत लैंग्वेज लिटरेचर प्राप्त होती है वह गुप्त काल में लिखा गया है। लिटरेचर, आर्किटेक्चर, इस समय का जो वास्तुकला था, जो गुप्ता जो राजा थे, जो रूलर्स थे, उन्होंने ग्रांट दिए बिल्डिंग टेम्पल्स को, विष्णु एंड शिवा, दो राजाओं के नाम पर, दो राजाओं के लिए उन्होंने ग्रांट्स दिए ताकि टेम्पल्स बनाए जाए। दीज टेम्पल्स वेर इन द फॉर्म ऑफ केव कट, जो केव कट टेम्पल है वो बनाए गए। तो अजंता और एलोरा, अजंता एलोरा, तो केव कट टेम्पल बनाए गए, अजंता एलोरा बनाए गए। दे वेर नॉट इन द फॉर्म ऑफ केव कट इनटू द हिल्स, वह जो बनाए गए, जो अजंता एलोरा था उसकी तरह के केव कट नहीं थे। जो टेम्पल्स थे, जो इनके समय टेम्पल बन रहे थे, वह अजंता एलोरा की तरह से केव कट टेम्पल नहीं थे। तब कैसे थे? यह ब्रिक से, स्टोन से स्ट्रक्चर किए गए। तो केव कट टेम्पल की जगह अजंता एलोरा इन्होंने ब्रिक्स के सहायता से इन्होंने बनाने शुरू किए। जो ब्रिक और स्टोन्स में, जो अर्ली टेम्पल्स थे वह सिंपल हुआ करते थे। जो अर्ली टेम्पल्स थे सिंपल थे, उसमें सिर्फ एक रूम हुआ करता था। जो हम परवर्ती काल में इतने आलिशान भव्य टेम्पल देखते हैं, उस तरह की संकल्पना इनके समय नहीं थी। इनके पास वन होते थे, सिर्फ एंट्रेंस जो द्वार होता था उसको डेकोरेट करते। इसका जो एंट्रेंस द्वार था, प्रवेश द्वार था, एंट्रेंस गेट जो था, प्रवेश द्वार था, इसको ये डेकोरेट करते थे। इसका ये लोग डेकोरेशन क्या करते थे, इसको यह डेकोरेट करते थे, वहां पे स्कल्पचर करते थे। लेकिन धीरे धीरे नंबर्स ऑफ रूम बढ़ने लग गए, 1 से 2 हुए, 3 हुए, फिर एक बड़ी बिल्डिंग बननी शुरू हो गई। जो सांची का जो स्तूप है बुद्धिस्ट का, जो स्मॉल वॉल्यूम टेम्पल है, इस पीरियड का है। तो सांची का जो स्तूप है, दूसरा देवगढ़ का दशावतार मंदिर। तो सांची का जो स्तूप है, जो हमने कल बताया था, दूसरा देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहां है? झांसी में है। यह इसी काल में यह बनाए गए। जो गुप्ता पीरियड का समय था उसमें एक लार्ज बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री बनी, कहां पे? सारनाथ, जो वाराणसी के पास है। यहां पर जो इमेज है बुद्ध की प्राप्त की गई है, जो एक बड़ा ब्यूटीफुल पीस ऑफ स्टोन यहां आपको आती है। अब हिंदू, इस समय द हिंदूज ने गॉड की इमेज बनानी शुरू की और गॉड की इमेज बनाने लग गए और इसको मंदिर में रखने लग गए। जब ब्रह्मास्त्र जाने तो गया गॉड की इमेज बनाने लग गए, क्या सब प्रॉब्लम है? और इसको मंदिर में रखने लग गए। सम ऑफ उसी से इस समय बनाई गई जो कुछ बुद्धिस्ट जो मोनेस्ट्रीज हैं, वो केव कट में है और हिल साइड में है। इसमें से अजंता है जो औरंगाबाद के पास है, और वॉल ऑफ द केव इसकी जो है पेंटिंग से कवर्ड है, जिसको बोलते हैं म्यूरल्स पेंटिंग। तो एक सवाल ये भी आता है कि अजंता की पेंटिंग्स को क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं म्यूरल्स पेंटिंग। इसमें क्या है? इसमें डिपिक्शन ऑफ बुद्धा है। आप लोग भारत दर्शन में जाएंगे तो इसको देखेंगे। जब आईएएस बन जाएंगे आप लोग, तो आप लोग भारत दर्शन जाएंगे, ये आपको दिखाया जाएगा। तो यहां पे क्या है? डिपिक्शन ऑफ द बुद्धा है, बुद्धा की लाइफ को डिपिक्ट किया गया है। और जो कलर है बहुत फ्रेश है, जैसे अभी पेंट किया गया है। लिटरेचर, जो इनके समय का लिटरेचर था, इन्होंने इनकरेज किया पोएट्स को, पोएट्स को इन्होंने इनकरेज किया, प्रोत्साहन दिया।
तो गुप्ता काल के समय में पोएट्स को इंकरेज किया, उन्होंने लिखा, और यह इंकरेजमेंट पॉसिबल हुआ द राइटिंग ऑफ द सब। इनके इंकरेजमेंट के कारण हमको कुछ बहुत अच्छी कविताओं की और नाटकों की पोएट्री मिलती, जिसमें कालिदास। अब कालिदास के 3 महत्वपूर्ण जो ग्रंथ हैं आपको याद होना चाहिए, याद शायद होगा ही, बड़ा कठिन सवाल है नहीं। तो कालिदास किसके समय में थे? चंद्रगुप्त सेकंड के समय में थे, ये भी आपको आना चाहिए। कालिदास किसके समय में थे? इनका जो प्ले है अभिज्ञान शाकुंतलम है, जिसको बहुत सी भाषाओं में अनुवाद किया गया है। उनकी पोएम है मेघदूत और रघुवंशम। अब देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम क्या है, मेघदूत क्या है, और रघुवंशम क्या है, ये तीनों आपको जानना चाहिए। तो ये क्या है? ये नाटक है। ये क्या है? पोएट्री है। ये क्या है? पोएट्री है। तो एक सवाल बन गया, इसमें से कौन पोएट्री नहीं है, क्या नाटक नहीं है? तो उनकी जो अभिज्ञान शाकुंतलम है वह एक प्ले है जिसको बहुत सी भाषाओं में अनुवाद किया गया है। उनकी पोएम्स है मेघदूत एंड रघुवंशम। जो इनके ये ग्रंथ हैं, जो कालिदास के ये 3 ग्रंथ हैं, यह लिटरेचर के साथ साथ यह गुप्ता सोसाइटी के पिक्चर, गुप्ता सोसाइटी के बारे में बताते हैं। अब यहां से एक सवाल आप और उठाइए। अगर सवाल यह आता है कि हमको गुप्त काल के समाज के बारे में कैसे कैसे पता चलता है, तो फाहियान के साथ आप देखिए कि अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत और रघुवंशम, यह बहुत क्लासिकल लैंग्वेज की बात तो करते हैं, लेकिन एक विविड पिक्चर देते हैं गुप्ता सोसाइटी के बारे में। संस्कृत जिसका ऑप्शन होगा उसके साथ सिलेबस में है ये अभिज्ञान शाकुंतलम। वह एक विविड पिक्चर देते हैं गुप्ता सोसाइटी के बारे में। जो लैंग्वेज ऑफ कालिदास है ये इतनी ज्यादा खूबसूरत है कि संस्कृत में इसके पहले कभी लिखी नहीं गई है, और इस काल में संस्कृत को बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया, और पहले के कालों में बहुत ज्यादा, पहले के काल की तुलना में बहुत ज्यादा इसको यूज किया गया। जो दूसरा एक पॉपुलर वर्क है जो कई लैंग्वेज हुआ है वह है पंचतंत्र। इसी समय पंचतंत्र लिखा गया, इसी समय पंचतंत्र लिखा गया, जो फेबल टेल्स इस समय की है, कलेक्शन ऑफ द कलेक्शन ऑफ द फेबल्स है। साइंस ये बड़ा महत्वपूर्ण है इस समय में। आर्ट लिटरेचर अपने आप में, आर्ट लिटरेचर अपने आप में एक ग्रेट कल्चर नहीं बनाते हैं। विज्ञान को अगर जोड़ दिया जाए तो वह ग्रेट कल्चर बन जाता है। एक एडवांसमेंट था नॉलेज का विज्ञान के क्षेत्र में। एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन एंड मैथमेटिक्स। एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन एंड मैथमेटिक्स, यह इस समय सबसे बेहतरीन दिमागों को आकर्षित कर रहा था। यह कैसे आ रहा था? रिजल्ट ऑफ द कॉन्टैक्ट विद अदर पीपुल। जो ट्रेड, फिर यहां जाइए, फिर ध्यान रखिए, ट्रेड, ट्रेड के कारण जो अदर पीपुल से कांटेक्ट हुआ। एक आप सेपरेट सवाल बनाइएगा, ट्रेड से क्या क्या फायदा हुआ। जो ट्रेड ने और लोगों से कांटेक्ट किया उससे क्या हुआ? स्प्रेड ऑफ नॉलेज। नॉलेज का विकास हुआ, उससे क्या हुआ? स्प्रेड ऑफ नॉलेज हुआ। इस समय 2 वेल नोन साइंटिस्ट हुए, आर्यभट्ट और वाराहमिहिर। आर्यभट्ट, वाराहमिहिर। आर्यभट्ट और वाराहमिहिर 2 वेल नोन साइंटिस्ट हुए, जो क्या थे? एस्ट्रोनॉमर्स थे और मैथमेटिशियन थे। दोनों क्या थे? ये एस्ट्रोनॉमर्स भी थे और मैथमेटिशियन भी थे। एस्ट्रोनॉमर्स भी थे और मैथमेटिशियन भी थे। जो इंटरेस्ट इन एस्ट्रोनॉमी था, यह
शार्पली डिफरेंशिएट किया फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी, इसमें डिफरेंशिएट हुआ। एक शार्प डिफरेंस आता है। इंटरेस्ट इन एस्ट्रोनॉमी क्या था? ये शार्पली डिफरेंशिएट फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी, जहां पर एक अटेम्प्ट किया गया टू यूज द नॉलेज ऑफ स्टार फॉर सुपरस्टिशन, टू यूज द नॉलेज ऑफ स्टार। नक्षत्रों के ज्ञान का इस्तेमाल किया गया। और आर्यभट्ट ने यह एक्सप्लेन किया, जो बाद में पूरे विश्व ने स्वीकार किया, कि आर्यभट्ट ने यह एक्सप्लेन किया कि अर्थ मूव अराउंड द सन, लेकिन इसकी थ्योरी को स्वीकार नहीं किया। और पाई की जो वैल्यू है 3.14, यह भी एनसीईआरटी में मैं जोड़ दे रहा हूं। जो पाई की वैल्यू 3.14 है, यह भी आर्यभट्ट ने उसमें बताई थी। जो डेसिमल सिस्टम है, डेसिमल सिस्टम, जो डेसिमल सिस्टम है, जो इंडियन मैथमेटिशियन ने डेसिमल सिस्टम का यूज किया और इनको जीरो के बारे में पता था। तो जीरो, डेसिमल सिस्टम 3.14, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। पृथ्वी सूर्य ए, बी, सी, डी, कहते हैं यूज ऑफ स्टार, ई, एफ। एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोलॉजी में फर्क। तो यह उन्होंने एक्सप्लेन किया, तो उनको पता था कि जीरो के बारे में पता था। तो सिस्टम ऑफ न्यूमरल्स वाज फॉर एडवांस, एफ जी। इसको आप लोग लिख लो, इसको आप लोग लिखो, नहीं आपसे छूट जाएगा। ए लिखो, एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी लिखो उसको, नहीं आपको छूट जाएगा। एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी में डिफरेंशिएशन कर सके और नक्षत्रों के ज्ञान में इसका इस्तेमाल हुआ। बी, वारामिहिर और आर्यभट्ट दो ऐसे लोग हुए जो मैथमेटिशियन भी थे और एस्ट्रोनॉमर भी थे। सी, आर्यभट्ट ने एक्सप्लेन किया पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, विच हैज नॉट बीन एक्सेप्टेड। डी, पाई की वैल्यू 3.14 कैलकुलेट की, जो बाद के गणितीय अनुमानों के बहुत नजदीक है। नेक्स्ट, इंडियन मैथ में जो मैथमेटिशियन थे वह डेसिमल सिस्टम का यूज करते थे। नेक्स्ट, उनको जीरो के बारे में पता था। नेक्स्ट, उनको जीरो के बारे में पता था। लिखिए, नितिन, उनको जीरो के बारे में पता था। नेक्स्ट, जो सिस्टम ऑफ न्यूमरल्स था उनका और जगहों की तुलना में ज्यादा एडवांस था। नेक्स्ट, जो इंडियन मेथड्स ऑफ राइटिंग न्यूमरल्स था, जो इंडियन मेथड्स ऑफ राइटिंग न्यूमरल्स था, उसको अरब्स ने अडॉप्ट किया और उनके द्वारा वह यूरोप पहुंचा। तो हम ये कह सकते हैं जो अरेबिक न्यूमरल्स थे, सो वी कैन से दैट कि जो अरेबिक न्यूमरल्स है यह ओरिजिनली इंडियन है। नेक्स्ट, इनका बहुत इंटरेस्ट था मेटल के नॉलेज में और
मिक्सिंग ऑफ मेटल्स में, मेटल नॉलेज एंड मिक्सिंग ऑफ मेटल, मेटल नॉलेज एंड मिक्सिंग ऑफ मेटल्स। इसमें इनका बहुत इंटरेस्ट हुआ करता था। आयरन पिलर मेहरौली, इंजीनियरिंग का अद्भुत कौशल है ये। कहां पे? दिल्ली में है। जो आयरन पिलर मेहरौली है जो दिल्ली में है, यह इंजीनियरिंग का अद्भुत कौशल है। और सुपीरियर टाइप ऑफ आयरन, और सुपीरियर टाइप ऑफ आयरन, जो सुपीरियर टाइप ऑफ आयरन है उसका इस्तेमाल किया गया। ग्रामर, ग्रामर और लेक्सिकॉन, जो ग्रामर है और लेक्सिकॉन है, जो इसकी जो स्टडी ऑफ लैंग्वेज है, स्टडी ऑफ लैंग्वेज, जो स्टडी ऑफ लैंग्वेज है, स्टडी ऑफ लैंग्वेज में ग्रामर और लेक्सिकॉन है, यह बहुत एडवांस हुआ करता था, यह बहुत एडवांस था। तो अगर हम गुप्ता एज के अचीवमेंट को देखें तो जो एडवांस सिविलाइजेशन है, अब देखिए यहां सवाल बना देते हैं, एडवांस सिविलाइजेशन सवाल बनाते हैं हम आपका, लिखिए कॉर्नर में एडवांस सिविलाइजेशन, इसी सवाल आपका अभी बनाते हैं। तो जो गुप्ता एज था, उनका अचीवमेंट था, वह एडवांस सिविलाइजेशन से एसोसिएट था। और जो गुप्ता के समय का इस एडवांस सिविलाइजेशन था, जो नॉलेज था, बिगेन टू मैच्योर इन द अर्ली पीरियड। अगर हम इवेल्युएट करें क्लासिकल इंडियन कल्चर, दूसरा सवाल बनाते हैं क्लासिकल इंडियन कल्चर। यूपीएससी ऐसे सवाल बनाती है, अगर आप ध्यान दीजिए तो, क्लासिकल इंडियन कल्चर, जो अगर हम मूल्यांकित करें, हम इवेल्युएट करें क्लासिकल इंडियन कल्चर को, तो जो ये दीज अचीवमेंट्स हैं, जो हमारी ये अचीवमेंट्स हैं, वह बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देते हैं। when we are going to analyze that, evaluate the classical Indian culture, तो ये अचीवमेंट बहुत बड़ा हमको योगदान देते हैं। और यह हमारा पार्ट है, हमारी प्रॉस्पेरिटी का पार्ट है, हमारे अर्लियर पीरियड का, जिसने इंकरेज किया मिनी आर्ट्स और साइंस को गुप्ता पीरियड में। जो मटेरियल प्रॉस्पेरिटी था was used to advance knowledge of various kinds। यह आपका गुप्ता पीरियड हो गया। और करना है या बस करेंगे? बताओ। हेलो सर, एक क्वेश्चन और था सर, थोड़ा सा एलैबोरेशन चाहिए सर। आपने क्रिश्चियनिटी एक टर्म लिखा हुआ है, क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियनिटी जी सर, इस पे थोड़ा सा सर एलैबोरेशन यार, चाहिए। कल का लेक्चर सुन लेना, फिर हमको आप वापस ले जाओगे। सर थोड़ा सा सर समझ में नहीं आया था, इसीलिए सर आप क्या सुनिए जरा को, तो समझ में क्या नहीं आया बताओ मेरे को आप। सर जैसे क्रिश्चियनिटी आ गई यहाँ पे, तो सर हाँ, तो उससे क्या बताइए, समझ क्या नहीं आया, समझ में आया क्या नहीं, ये बताइए आप मेरे को। जो क्रिश्चियनिटी आई उसमें क्या समझ नहीं आया? सर बौद्धों से उनका कॉन्फ्लिक्ट हुआ, मान लीजिए हाँ? हुआ या नहीं हुआ, सर उसके बाद उन्होंने कैसे अपने को स्टेब्लिश किया और वो बढ़े कैसे सर, थोड़ा सा एलैबोरेशन। उस समय क्रिश्चियन जो, आइए क्रिश्चियनिटी कर ही देते हैं। अब जो ये समय था 200 बीसी से 300 एडी के बीच का, जो ये टाइम था, इस टाइम में जिस तरह का विकास हो रहा था, उस समय जो फर्स्ट सेंचुरी एडी था, जो फर्स्ट सेंचुरी एडी था, इस फर्स्ट सेंचुरी एडी में एक नया रिलीजन कहलाता है वेस्टर्न एशिया में।
जो वेस्टर्न एशिया में एक नया रिलीजन आता है, वह वहां से आता है इंडिया में। वेस्टर्न एशिया में स्टार्ट होता है, वहां से इंडिया में आता है। अब यह जो क्रिश्चियनिटी था, यह प्रीच किया था, इसको किसने किया? जीसस क्राइस्ट ने किया। जीसस क्राइस्ट ने इसको प्रीच किया। यह किस पे बेस्ड था? यह जेविश रिलीजन पर बेस्ड था। जो जेविश जो रिलीजन था, उस पर यह क्रिश्चियनिटी बेस्ड हुआ करता था। अब यह सिंगल गॉड की बात करता था। उस समय तक सिंगल गॉड की बात भारत में नहीं थी। तो एक खास बात क्या थी? यह सिंगल गॉड की बात करता था। और जो एक क्राइस्ट था, जो क्राइस्ट थे, यह मसीहा ही नहीं थे, बट सन ऑफ गॉड थे। मसीहा ही नहीं थे, यह सन ऑफ गॉड थे। यह भारत में जो धर्म थे, बुद्ध धर्म, हिंदू धर्म थे, वह इस तरह की बात नहीं किया करते थे। और क्राइस्ट ने इस बात को एम्फेसिस किया, लव विद गॉड। इन्होंने लव विद गॉड, यहां देखिए, लव विद गॉड की बात सब कर रहे थे, भारत भी कर रहा था। लेकिन जो भारत का जो वैदिक काल था, उसमें जो प्रकृति की शक्तियां थी, उससे हम डरते थे, तो प्रकृति की शक्तियों की उपासना करते थे। तो जो क्राइस्ट ने एम्फेसाइज किया, लव विद गॉड, किस गॉड से? जिसने आदमी को क्रिएट किया। मैं आदमी जो है वह अच्छे जीवन को जिए, ताकि जब वह डाई करे, मर जाए, देयर सोल विल गो टू द हेवन एंड रिटर्न विद गॉड। अब देखिए यहां फर्क क्या है? देहांतर गमन से मुक्ति की बात बुद्ध और हिंदू दोनों कर रहे थे। हिंदू धर्म में क्या था? मोक्ष की बात कर रहे थे। बुद्ध भी क्या करे? देहांतर गमन से मुक्ति की बात। लेकिन क्राइस्ट क्या बोलता है? क्रिश्चियनिटी क्या बोलता है? कि आदमी एक अच्छा जीवन जिए। ये सब कह रहे हैं, मनुष्य एक अच्छा जीवन जिए, मैन शुड लिव ए गुड लाइफ। यह बुद्ध भी कह रहे हैं, जैन भी कह रहे हैं, हिंदू भी कह रहे हैं, यह क्रिश्चियनिटी भी कह रही है। लेकिन यहां के अंतिम परिणाम में फर्क है। जब व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करे, तो उसकी आत्मा विल गो टू द हेवन, आत्मा स्वर्ग में जाए। आत्मा स्वर्ग में जाए, आत्मा स्वर्ग में जाए एंड बी रीयूनाइट विद गॉड। और यह गॉड, ईश्वर के साथ रीयूनाइट कर जाए। यह बात हिंदू धर्म नहीं कह रहा है। गॉड के साथ रीयूनाइट करने की बात है, यह क्रिश्चियनिटी का अपना अलग सिद्धांत है। यहां क्या हो रहा है? जन्म और मृत्यु के कार्य से समापन हो गया। तो जो क्रिश्चियनिटी बात करता है कि हम हेवन में जाएंगे और गॉड के साथ रीयूनाइट हो, तो जो क्रिश्चियनिटी है वेरियस फॉर्म में यूरोप में स्प्लिट हुई और वहां एक डोमिनेंट रिलीजन बनी। अब हमारे इंडिया में, जो इंडिया में क्रिश्चियनिटी सबसे पहले कहां आई थी? मालाबार कोस्ट में आई थी। मालाबार कोस्ट पर क्रिश्चियनिटी इंडिया में पहली बार आई थी, यहां पर स्प्लिट हुई, और आज भी वहां क्रिश्चियनिटी बहुत ज्यादा संख्या में है। जो एक एरिया है मालाबार के पास, जो चेन्नई के पास, वहां पे काफी ज्यादा है। और जो इंस्क्रिप्शनल एविडेंस मिलते हैं वो बताते हैं कि बाई 7th century देयर वाज क्रिश्चियन इंडियन कम्युनिटी लिविंग केरला। तो 7th AD में जो हमारे इंस्क्रिप्शन बताते हैं कि जो केरला में जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वहां रह रही थी। जो अर्ली क्रिश्चियन राइटर्स थे वो यूज करते थे डेट का, कैसे? बर्थ ऑफ क्राइस्ट। जो बर्थ ऑफ क्राइस्ट है, जो बर्थ ऑफ क्राइस्ट, जो क्राइस्ट का जन्म है, इससे वह डेटिंग यूज करते हैं। उससे न्यू सिस्टम ऑफ काउंटिंग स्टार्ट हुआ। इसलिए जो इवेंट पहले हुए वो बिफोर क्राइस्ट हैं, जो बात हो रहे हैं आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट हैं। दिस सिस्टम ऑफ डेटिंग इवेंट
हर जगह पूरे वर्ल्ड में यूज होती है। क्लियर हुआ? इस क्लियर? यस सर, यस सर, किसका सवाल था? यस सर। क्या करें, और सुनना है बस, खत्म? सर ट्रेड से रिलेटेड डाउट है सर। बताओ सर यार, ट्रेड इतना देर से पढ़ा रहे हैं, घंटे से, अगर ट्रेड डाउट का बात बड़ी होगी तो क्या डाउट है मेरे को? सर डाउट नहीं सर, कंपैरिजन करना था सर मैं। बताओ, करो कंपैरिजन। मौर्य काल में जो सर ट्रेड होता था, मोस्टली देखेंगे यूरोपियन साइड से होता था सर, ग्रीस और इजिप्ट साइड से। बट जैसे आप गुप्त काल में आएंगे तो जो ट्रेड हो गया इधर एशियन कॉन्टिनेंट में शिफ्ट हो गया सर। जब जब गुप्त काल में सर बड़े बड़े जहाजों का निर्माण शुरू हुआ था, तो इनको तो और आगे जाना चाहिए था, यूरोप के साइड और बढ़ना चाहिए था, तो ये इधर मौर्य काल में यूरोप से ट्रेड हुआ, कहाँ पढ़ा आपने ये? सर यूनान के साइड से सर ट्रेड होता था ना सर। जो मौर्य काल का जो सबसे बड़ा जो एक संबंध था, अशोक ने किया था। अशोक का संबंध किससे किससे था? सर सबसे पहले तो चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध सर वो तो छोटा सा था। हाँ, मेन तो जो संबंध विदेश संबंधों का हुआ किससे हुआ है सर? अशोक अगर का आप सर। चंद्रगुप्त मौर्य का देखें तो आप सेल्यूकस का ही एक संबंध आप देखते हैं। यस सर। ज्यादा जो संबंध विदेशों से स्थापित किया अशोक ने किया। अशोक ने कहां से किया? जैसे सर श्रीलंका में सर अपने बेटी और बेटे को। तो श्रीलंका यूरोप है सर, श्रीलंका सर। सबसे पहली राय मेरी यह है कि आप गलत मत लिखो, मत लिखो, बेहतर है गलत मत लिखो। जो यूरोपियन संबंध था उस समय कहां था बताओ मेरे को? जो अशोक के काल में जो संबंध स्थापित हुआ, जो अशोक ने फ्रेंडली रिलेशंस किए, कहां कहां भेजे उसने? उसने एशिया में भेजे, ग्रीक में भेजे सर, मैं ट्रेड श्रीलंका में भेजे। तो अशोक के समय में जो संबंध यूरोप में नहीं गए थे वो। यस सर। तो यूरोपियन ट्रेड और संबंध जो है बात की घटना है। तो आप लोग जरा इस बात, मैं बार बार कहता हूं, आप कम लिखो, अच्छी बात, ठीक बात है, गलत मत लिखो। जो अशोक के संबंध थे कहां कहा था? आप मेरा लेक्चर पता नहीं ऋतिक लोड हुआ नहीं लोड हुआ, आप लोग उसको फिर सुनिए। देखिए आप लोग ये समझने की कोशिश करिए कि मैंने क्लास 6 की किताब से अगर एक भी शब्द बाहर का लिखा है मैंने आपको बता दिया है। एक सवाल हिस्ट्री का बड़ा फेमस सवाल हुआ करता था जब ओल्ड पैटर्न हिस्ट्री था, अभी भी आता है, कि इंडिया का, एंशिएंट इंडिया का साइंस में अचीवमेंट क्या है। कम से कम सवाल 5 बार, अगर मैं 1968 से मैंने पेपर देखना शुरू किया है सिविल सर्विसेज का, अगर मैं 1968 से देखूं, ये सवाल 5 से 7 बार आया है। ये सवाल का आंसर आप लिखिएगा मेरे लेक्चर के बाद, 150 शब्द आपको कक्षा 6 की किताब से मिल जा रहा है। उसमें एक भी ऐसा फैक्ट नहीं है जो आप रिमूव कर सको, आप चाहे जितना पढ़ डालो। उसका एक रीजन क्या है? रोमिला थापर ने कक्षा 6 की भी किताब लिखी है, रोमिला थापर ने मौर्य साम्राज्य भी लिखा है, और रोमिला थापर ने वो किताब भी लिखी है जो हम लोग पढ़ते हैं, जो हम किताब आपको आगे पढ़ाएंगे। उसके फैक्ट्स बहुत यहां उन्होंने लिख डाले हैं। मैं कई बार ये समझता हूं ये किताब क्लास 6 की नहीं है। क्लास 6 के बच्चे क्या उम्र होते हैं? 11 साल, वो समझ ही नहीं सकता इतना एडवांस नॉलेज। किताब गलत लिखी गई है। यह किताब टीचर्स के लिए है। टीचर्स की किताब पढ़कर कितना बच्चे को बताएं, ये हो सकता है। बच्चे को किताब दे दो, नहीं समझ आएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोगों ने एमए हिस्ट्री से किया है, लेकिन कक्षा 6 की किताब का बहुत सा पोर्शन आपको नहीं पता होगा। जिसने एमए हिस्ट्री में बता रहा हूं, जिसने हिस्ट्री नहीं पढ़ी उसको अलग कर देता हूं। द बॉयज एंड गर्ल्स हु हैज डन द एमए बीए हिस्ट्री में बता रहा हूं कि कक्षा 6 की किताब से बहुत से नए तथ्य पता चले होंगे। तो मेरे ख्याल से यूर कन्विंस की अशोक ने कहां कहां से किया था अपना कहते हैं ट्रेड, और नॉट कन्विंस? यस सर, यस कन्विंस। और कोई? कोई और क्वेरी है? शुरू करें अगला टॉपिक कि आज की बस करें? बताओ मेरे को, जल्दी बताओ। सर एक छोटी सी क्वेरी और थी। हाँ बोलो बोलो। सर आपने कहा क्रिश्चियनिटी में रीयूनाइट विद गॉड का कॉन्सेप्ट आ जाता है, लेकिन सर हम लोगों के कॉन्सेप्ट में भी तो सायुज्य मुक्ति का कुछ कॉन्सेप्ट होता था ना, कि बताओ क्या है कॉन्सेप्ट?
सर सायुज्य मुक्ति मतलब परमात्मा में, ईश्वर में विलीन हो जाना, कहते थे ना आप सदैव। शंकर की फिलॉसफी पढ़े, जी। आप रामानुज की पढ़े, जी। क्या एक ओपिनियन है? नहीं शंकर क्या सर, बोलते हैं? सब अद्वैत कहते हैं, वो एक ही चीज बताते हैं एक ही कि चीज है, ठीक। हाँ और आइए, अयम आत्मा ब्रह्म। ठीक और है, रामानुज दोनों को बता देते हैं कि एक भगवान है, एक हम है, जीव और ब्रह्म अलग अलग कर देते हैं, एक ठीक है। मत में और आगे नहीं है आइए, सर। क्या हिंदू धर्म में यह एक सर्वमान्य मान्यता है? नहीं सर, सर्वमान्य तो नहीं है। तब फिर जी। जो शंकर की जो अद्वैत फिलॉसफी है, जी। वो क्या बोलता है? ईश्वर और मनुष्य और ब्रह्म एक है, जगत जी। मिथ्या है। क्रिश्चियनिटी तो ये बोलती नहीं है। नहीं, वो अलग अलग और बताते हैं। शंकर की फिलॉसफी को सबने रूल आउट कर दिया। जी। ज्ञान मुक्ति का साधन है, इसको हम्म। रूल आउट कर दिया गया। जी। भक्ति आ गई। भक्ति आ गई। जी। जब हम ईश्वर के चरणों में हम समाहित हो रहे हैं, हम ईश्वर कैसे हो सकते हैं? हाउ वी कैन यूनाइट विद गॉड? हम तो उसके सेवक हैं। जी। कैन आई इक्वल टू द गॉड? नो सर। जब हम आपको पढ़ाएंगे पूरी फिलॉसफी, जिसमें जिसमें शंकर, रामानुज, निम्बकाचार्य, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। जी सर। अगर आपको जल्दी हो पढ़ने की तो आप यूट्यूब में जाइए, मेरे लेक्चर होगा, जी देखते पोस्ट कर देना, वो लेक्चर होगा, यू कैन सर। लिसन दैट। यस सर, आई विल गो थ्रू दैट। थैंक यू सर। और कोई? आई थिंक इट्स इनफ फॉर द डे।